हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि शेयर मार्केट पर भी आधारित होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें जॉनी, जैन और मैक्स नाम के तीन आदमी को दिखाया जाता है जो रात के समय में चोरी चुपके एक बिल्डिंग के ऑफिस में घुसते हैं। जॉनी ऑफिस के रूफ को ओपन करके वहां पर सिग्नल मॉडेम लगा देता है और जैन नाम का आदमी टेबल के पाइप को निकाल के उसके अंदर मिनी माइक लगा देता है। इसी तरह मैक्स नाम का आदमी भी ऑफिस के केबिन के अंदर मिनी कैमरा लगाता है। इसी तरह वो ऑफिस में कई जगहों पर हिडन कैमरा और माइक लगाते हैं और जैन को वहीं रखे बॉक्स के अंदर एक लाइटर मिलता है और जैन उस लाइटर को देखकर उसे अपनी जेब में रख लेता है। जैन को लाइटर जेब में रखते हुए जॉनी भी देख लेता है। तभी उन्हें बाहर से लिफ्ट के बेल की आवाज आती है और आवाज को सुनकर वो ऑफिस के अंदर छिप जाते हैं। ऑफिस के अंदर उस ऑफिस का बॉस रिंगो लॉ नाम का आदमी आया था और वो ऑफिस की लाइट्स ऑन कर देता है। तब ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग से भी कुछ लोग ऑफिस पर नजर रख रहे थे और लाइट्स ऑन होते ही वो लोग भी थोड़े पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि उनके प्लान के अनुसार इस वक्त ऑफिस में किसी को नहीं आना चाहिए था। रिंगो अपने केबिन के अंदर जाकर सेफ ओपन करके उसके अंदर रखे पेजर को निकालकर उसके नंबर नोट करने लगता है। बिल्डिंग के सामने से ऑफिस पर नजर रखने वाला फ्रैंकी नाम का आदमी अपनी टीम से कहता है, हमारे सामने सिचुएशन है, बैकअप टीम भेजो और उन तीनों आदमियों को पकड़ ले आओ। आगे पुलिस के कुछ लोग सामने वाली बिल्डिंग में जाकर उन तीनों आदमियों को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन लिफ्ट ओपन होते ही वो लोग देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर कुछ बैग्स रखे हुए थे और ये बैग ऊपर से भेजे गए थे। तभी रिंगो को लिफ्ट की बेल की आवाज आती है। यह सुनकर रिंगो उस पेपर को अपनी पॉकेट में रखकर पेजर को सेफ के अंदर रखकर सेफ को वापस लॉक कर देता है। रिंगो दरवाजे के करीब जाता है तो हम लोग देखते हैं वो वॉचमैन एक्चुअल में जीनी था जो रिंगो के ऑफिस में आने से पहले ऑफिस के अंदर हिडन माइक फिट कर रहा था। रिंगो ऑफिस का दरवाजा खोलने वाला होता है, उससे पहले ही जिन को लिफ्ट से किसी के ऊपर आने की आवाज आती है। जिन लिफ्ट के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है तो लिफ्ट के अंदर पुलिस की टीम थी और जिन को देखकर पुलिस की टीम भी लिफ्ट के अंदर ही रुक जाती है। रिंगो भी बाहर आ गया था और जिन पुलिस की टीम से कहता है, मिस्टर चैन लेट नाइट काम कर रहे, आप वापस जा सकते हैं। यह सुनकर पुलिस की टीम वापस नीचे चली जाती है और रिंगो पुलिस की टीम को देख नहीं पाता। रिंगो जिन से पूछता है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? जिन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टर लॉ, मैंने देखा कि ऑफिस की लाइट ऑन थी इसलिए मैं देखने आ गया था। आज आप इतनी रात तक काम कर रहे? तब रिंगो कहता है, मैं ऑफिस में कुछ भूल गया था, वो लेने आया था। तब रिंगो जिन से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर नए हो, तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा? जिन कहता है, मैंने आज रात ही ज्वाइन किया है। आगे जिन और रिंगो लिफ्ट के जरिए नीचे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन, मैक्स और जॉनी भी पुलिस की टीम के साथ मौजूद थे। एक्चुअल में ये तीनों भी पुलिस वाले थे और ये पुलिस की टीम के साथ मिलकर सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहे थे। आगे पुलिस कमिश्नर फ्रैंकी अपनी टीम से कहता है, हम सभी के यहाँ पर होने का कारण है ये तीन लोग। यही तीन लोग ENT कंपनी के मेजर शेयर होल्डर है, रेमन सुई, केनी फाई और रिंगो लॉ। हमें शक है कि ये तीनों ही ENT कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग के सस्पेक्ट है, इसलिए हमें इन तीनों पर 24 घंटे नजर बनाए रखनी है। ये जिससे भी मिले उनके बीच जो भी बातें हो उनकी सारी बातें हमें सुननी है और उन्हें नोट डाउन करना है। और ऐसा कहकर फ्रैंकी वहां से चला जाता है। तब कैल्विन अपनी टीम से कहता है, तो ठीक है, दिन के समय में जेनी, पॉल और मैं नजर रखेंगे और रात के समय में नजर रखने का काम जॉनी, मैक्स और जिन का होगा। अब सुबह हो जाती है और जॉनी, मैक्स और जिन तीनों सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं। तब जॉनी जिन से कहता है, क्या सिगरेट जलाने के लिए लाइटर दोगे? जिन अपने पास से लाइटर निकाल कर देता है। तब जॉनी कहता है, मुझे ये लाइटर नहीं चाहिए, वो लाइटर चाहिए जो तुमने ऑफिस से चुराया था। तब जिन जॉनी को वही लाइटर निकाल कर देता है जो उसने ऑफिस से चुराया था और जिन कहता है, मैं इस लाइटर को देखना चाहता था कि ये काम कैसा करता है और इसमें कौन सा वाला माइक्रोफोन हम लगा सकते हैं ताकि हम पता कर सके इन सबके पीछे आखिर है कौन। तब जॉनी जिन को लाइटर देकर कहता है, तुम्हारे पास पैसों की हमेशा कमी बनी रहती है, इसलिए मुझे लगा कि तुमने वो लाइटर चुराया होगा। जिन कहता है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे $1 मिलियन की जरूरत है। इस लाइटर को चुराने से मेरा काम नहीं होने वाला। $1 मिलियन के लिए मैं अपने आप को ही बेचने के लिए तैयार हूँ। तब वहाँ खड़ा मैक्स कहता है, तुम अपनी कीमत काफी कम लगा रहे हो। तब जिन कहता है, मैं तुम्हारी तरह रईस नहीं हूँ। मैक्स की घड़ी देखो, इसने घड़ी कितनी महंगी पहन रखी है। मैक्स कहता है, ये घड़ी मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के पिता ने वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दी है। मुझे वीक में 3 बार उनके साथ गोल्फ खेलने जाना पड़ता है। जिन कहता है, हर चीज का कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि मैक्स अपने होने वाले ससुर के साथ गोल्फ ग्राउंड में था और वो उनका बैग उठा रहा था। आगे हम जिन को देखते हैं जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने घर पर आता है और अपनी सोई हुई वाइफ को देखने लगता है। तभी वहां पर जिन की छोटी बेटी आकर कहती है, भाई की नाक से वापस खून बहने लगा।
जिन जल्दी से जाकर अपने छोटे बेटे को इंजेक्शन देता है और उसे शांत करता है क्योंकि उसका बेटा काफी डर गया था। आगे हम जॉनी को देखते हैं जो कि मैंडी नाम की लड़की के साथ सोया था और मैंडी के फोन पर केल्विन का कॉल आ रहा था। फोन की बेल से जॉनी उठकर बाहर चला जाता है। मैंडी भी उठ जाती है और जॉनी उसे कहता है केल्विन तुम्हें याद कर रहा था। मैंडी अपना मोबाइल देखती है तो उसके मोबाइल पर केल्विन के काफी मिस्ड कॉल थे। मैंडी जॉनी के पास जाकर कहती है केल्विन का कॉल आया तो क्या तुम्हें बुरा लगा? डिवोर्स के सारे पेपर तैयार हो चुके हैं लेकिन केल्विन पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जॉनी कहता है तो अभी तक भी तुम उसके घर पर क्यों रह रही हो? मैंडी कहती है क्योंकि उसने वो घर मुझे और मेरे बेटे को दिया है, वो तो घर से कब का निकल चुका है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन फैमिली को अलग होने में टाइम लगता है। मैंडी गुस्सा हो गई थी इसलिए जॉनी उसे मनाता है। एक्चुअल में मैंडी केल्विन की वाइफ थी जो जॉनी का सीनियर था और जॉनी का बहुत अच्छा दोस्त भी। आगे हम जॉनी को देखते हैं जो वापस उसी ऑफिस में पिज्जा बॉय बन के पिज्जा डिलीवर करने जाता है। आगे जॉनी ऑफिस से निकलने से पहले लाइटर को सोफे पर फेंक देता है। उन लोगों ने उस लाइटर पर भी बग लगा दिया था ताकि जो भी उस लाइटर को यूज करे उन्हें उसकी आवाज भी सुनाई दे। जेनी भी हिडन कैमरा में जॉनी को देख लेती है और वो मैक्स से पूछती है जॉनी ऑफिस में क्या करने गया है? मैक्स कहता है चिंता मत करो, मशीन चेक करने गया है। जॉनी वापस ऑफिस में आता है और वो लोग देखते हैं कि रिंगो के ऑफिस में रिंगो अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब सुबह होती है और केल्विन अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है क्योंकि अब नजर रखने का काम केल्विन की टीम का था। इसी तरह वो दोनों टीमें डे और नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी और ऑफिस में चलने वाली सारी बातों को सुन रही थी ताकि उन्हें बातों में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का सबूत मिल जाए। जब केल्विन डे शिफ्ट में ऑफिस में होने वाली बातों पर नजर रख रहा होता है तब जॉनी केल्विन की वाइफ मैंडी के साथ उसके घर पर समय बिताता है। जिन भी अपने बेटे के इलाज को लेकर काफी चिंता में रहने लगा था क्योंकि उसे उसके बेटे के इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत थी। आगे मैक्स की गर्लफ्रेंड अपने लिए एक बड़ा अपार्टमेंट लेती है। तब मैक्स की गर्लफ्रेंड एलिसा कहती है मेरे डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। आगे गोल्फ ग्राउंड में एलिसा के पिता मैक्स से कहते हैं एक पुलिस कमिश्नर की सैलरी 4.5 मिलियन सालाना होती है और तुम्हारी सैलरी बस $20,000 पर मंथ है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी ये जॉब छोड़ के मेरे साथ कोई काम करो। नेक्स्ट मंथ तुम्हारी शादी है, उससे पहले रिजाइन करो। ऐसा बोलकर एलिसा के पिता वहाँ से चले जाते हैं और एलिसा के पिता का इस तरह ऑर्डर देना मैक्स को काफी बुरा लगता है। अब आगे जॉय उठकर सिगरेट पीने जाने लगता है और वो जेनी से पूछता है क्या तुम भी चलोगी? यह सुनकर जेनी भी उठकर सिगरेट पीने चली जाती है। जिन भी अपने बेटे के इलाज को लेकर चिंता में था तभी जिन देखता है कि ऑफिस में रिंगो एक लेडी को अपने साथ लेकर आया था। यह देखकर जिन उनकी बातें सुनने के लिए हेडफोन लगा लेता है और जिन को देखकर मैक्स भी जेनी की डेस्क पर जाकर हेडफोन लगा लेता है। जॉनी भी बाहर सिगरेट पी रहा था तभी वहाँ पर जेनी और जॉय आकर आपस में लड़ने लगते हैं। जॉनी भी सीढ़ियों पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसे जॉय और जेनी की सारी बातें सुनाई आ रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस में रिंगो अपनी सेक्रेटरी को दूसरे केबिन में इंतजार करने का बोलकर अपने केबिन में जाता है और वो अपने केबिन की लाइट्स ऑन करता है। आगे रिंगो वापस अपने केबिन से निकलकर अपनी सेक्रेटरी को कहता है चलो हमें चलना है। तब रिंगो की सेक्रेटरी कहती है पार्टी तो अभी खत्म भी नहीं हुई थी और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। रिंगो कहता है मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं उस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। तब रिंगो की सेक्रेटरी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तब रिंगो से रोककर कहता है मैं बता रहा हूँ पर वादा करो ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। लाओ अपना फोन दो, मुझे उसमें से बैटरी निकालनी है। ये बात सुनकर जिन और मैक्स दोनों अलर्ट हो जाते हैं और मोबाइल की बैटरी निकालने के बाद रिंगो कहता है कल हमारी कंपनी का स्टॉक $1 के प्राइस पर पहुंच जाएगा। यह सुनकर सेक्रेटरी कहती है लेकिन वो तो आज 20 सेंट के प्राइस पर बंद हुआ था, क्या तुम सच बोल रहे हो? यानी मैं अमीर बन जाऊंगी। रिंगो कहता है तो वापस चले यार्ड पर, हमें पार्टी अटेंड करनी है। रिंगो की सेक्रेटरी कहती है हाँ चलो पहले चलकर कुछ खाते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर जिन मैक्स से पूछता है क्या इन्होंने जो भी बातें करी वो तुमने नोट डाउन किया? मैक्स कहता है हाँ मैंने कर लिया। उनकी की हुई सारी बातें सिर्फ मैक्स और जिन ने ही सुनी थी और जिन थोड़ा सोचकर मैक्स को कहता है क्यों ना हम इस वाले हिस्से को काट दे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। तभी वहां पर जॉय आ जाता है और मैक्स लिखे हुए सारे कंटेंट को चेंज करने लगता है। जेनी भी अंदर आकर कंप्यूटर देखकर कहती है अभी तो उनकी पार्टी चल रही थी तो फिर ये ऑफिस में क्यों आए थे? जेनी उनके द्वारा की हुई बातों को पढ़ने लगती है तो उनके द्वारा स्टॉक के बारे में की हुई बातें मैक्स ने पहले ही हटा दी थी। जॉनी भी वहां आ गया था और वो मैक्स और जिन को ही देख रहा था और उन दोनों को देखकर जॉनी को उन पर थोड़ा शक होता है। जेनी भी उनकी की हुई बातों को पढ़ रही थी। तब सेक्रेटरी रिंगो से कहती है मुझे काफी भूख लग रही है। तब रिंगो कहता है हाँ चलो यार्ड पर, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, क्या तुम सचमुच भूखी हो? ये सारी बातें सुनकर जेनी मैक्स से पूछती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ये सब बकवास क्यों लिख रखी है? मैक्स कहता है यदि तुम्हें बकवास लग रहा है तो तुम उन बातों को हटा भी सकती हो। यह सुनकर जेनी उन दोनों की हुई बातों को इरेज कर देती है।
सुबह होने पर मैक्स और जिन चुपचाप वहां से निकलकर एक ब्रोकरेज फर्म में जाते हैं ईएनटी के स्टॉक खरीदने के लिए। और तब जिन एक एनवलप में मैक्स को पैसा देते हुए कहता है, ये $2 लाख है मेरी पूरी सेविंग। तभी जॉनी वहां पर आकर उस एनवलप को पकड़ लेता है और जॉनी कहता है, तुम दोनों को पता है ना तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम सबूतों को मिटाकर खुद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा हो सकती है और तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। चुपचाप इरेज किया और डेटा वापस लाकर कैल्विन को सौंपो। तब जिन कहता है, जॉनी मेरी बात सुनो, मैंने मेरे बेटे का चेकअप करवाया है, वो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे लीवर कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कैश छोड़ के जाना है, प्लीज मुझे करने दो। तब जॉनी जिन से कहता है, चलो मुझसे बाहर चल के बात करो। जिन जाने लगता है तब मैक्स कहता है, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, मार्केट शुरू होने वाला है, मैंने $5 मिलियन का मार्जिन बाय किया है। एक्चुअल में मैक्स भी अपने लिए एक बड़ा ट्रेड लेना चाहता था, पर यह बात उसने जिन को नहीं बताई थी। मार्केट स्टार्ट हो जाता है और जिन भी ईएनटी के शेयर को देखने के लिए चेयर पर बैठ जाता है। जॉनी भी जिन की प्रॉब्लम सुन के उसे रोकना नहीं चाहता था। आगे मैक्स की डेस्क पर मैक्स को कॉल आता है और उसका ब्रोकर कंफर्म करता है कि उसने 27 सेंट के प्राइस में शेयर बाय कर लिए है। तब मैक्स जिन को बताता है, हमने 27 सेंट के प्राइस में बाय की है। तब जिन मैक्स से कहता है, तुमने इतने महंगे में क्यों किए, तुम्हें तो 20 सेंट के प्राइस में बाय करने चाहिए थे, क्या तुम मेरी सारी सेविंग डुबाना चाहते हो। तब मैक्स और जिन की बातें पीछे बैठी एक बूढ़ी लेडी भी सुन रही थी और जॉनी जिन को आके ये बात बताता है और वो बूढ़ी लेडी मैक्स और जिन को कहती है, तुमने इतनी बड़ी मात्रा में बाय किया है, मैं भी इन्हें बाय करूंगी। और वो बूढ़ी लेडी भी ईएनटी के शेयर बाय करने लगती है और वो बूढ़ी लेडी पास में बैठी दूसरी लड़कियों को भी इसके बारे में बता देती है। यह बात सब तक पहुंचती है और सभी लोग ईएनटी के शेयर को बाय कर लेते हैं। ईएनटी का शेयर बढ़ने लगता है और वहां बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन सभी का प्रॉफिट हो रहा था। आगे जिन उनके लिए कॉफी लेकर आता है और वो मैक्स से कहता है, चलो अब सेल करते हैं। तब मैक्स कहता है, हम प्राइस को $1 तक होने तक वेट करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तब पीछे बेटा जॉनी मैक्स से कहता है, जिन की बात सुनो और जल्दी बेच दो। जॉनी की बात सुनकर मैक्स कॉल करने लगता है। तभी जिन स्क्रीन को देखकर कहता है, ये क्या हुआ। वो तीनों स्क्रीन को देखते हैं और तीनों ही स्क्रीन को देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि ईएनटी के स्टॉक पर ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी। ये देखकर ऑफिस में मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते क्योंकि सभी का पैसा फंस चुका था और सभी लोग उस बूढ़ी लेडी को कोस रहे थे जिन्होंने उसे बताया था। आगे जॉनी मैक्स और जिन अपनी कार में थे और वो न्यूज सुन रहे थे। आज ईएनटी के स्टॉक की ट्रेडिंग में काफी अनियमितता पाई गई, इसलिए आज इस स्टॉक में ट्रेडिंग को पूरी तरह से रोक दिया गया और स्टॉक के ओवर प्राइस होने के कारण को पता लगाने के लिए इस पर जांच की जा रही है। यह न्यूज सुनकर जिन कहता है, मैंने पहले ही कहा था स्टॉक को बेच दो। तब मैक्स कहता है, मेरा भी $5 मिलियन फंसा है। आगे जिन अपने घर पर था तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है, तुमने सारी सेविंग विड्रॉल क्यों की। तब जिन कहता है, मैंने एक स्टॉक खरीदने के लिए विड्रॉल की थी। जिन की वाइफ कहती है, तो अब पैसा कहां पर है। जिन कहता है, स्टॉक पर ट्रेडिंग स्टॉप कर दी गई है, इसलिए अभी पैसा फंसा हुआ है। यह सुनकर जिन की वाइफ गुस्से से वहां से जाकर दरवाजा बंद कर देती है और वो जिनको कहती है, सेविंग हमारे बच्चे के मेडिकल बिल्स के लिए थी, अगर अब उसे कुछ होता है तो तुम उसकी केयर करना। ऐसा कहकर उसकी वाइफ गुस्से से वहां से चली जाती है और जिन को भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे जॉनी अपना काम कर रहा था, तभी कैल्विन उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। मेरा एक लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और मैंने अपनी वाइफ मैंडी को ये सब बता दिया। शुरुआत के 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर अब मैंडी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। वो बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी है। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए पिछले 2 महीनों से मैं खुद घर से निकल चुका हूँ। मैं दूसरी जगह पर रह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंडी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर हिडन कैमरास लगाओ। आगे जॉनी मैंडी के घर पर हिडन कैमरा प्लान कर रहा होता है, तभी वहां पर मैंडी आ जाती है और जॉनी मैंडी से कहता है, कैल्विन चाहता है कि मैं तुम्हारे घर पर हिडन कैमरास लगाऊं ताकि वो तुम पर नजर रखे, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है। कैल्विन मुझे ये सब बोल रहा था और मैं उसे ये बोल भी नहीं पाया कि तुम्हारी वाइफ मेरी ही गर्लफ्रेंड है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तब मैंडी कहती है, तुम कैमरा इंस्टॉल करो और तुम ही मेरे घर पर मिलने आना। कैल्विन को पता चलने दो जो कुछ भी सच है। आगे पुलिस की टीम ऑफिस पर नजर रख रही थी, तभी वहां पर कमिश्नर फ्रैंकी आ जाता है और फ्रैंकी कैल्विन से कहता है, मुझे कल रात की टेप देखनी है। तब जिन उन लोगों के लिए कल रात की टेप प्ले करता है और वो लोग देखते हैं कि जब रिंगो अपनी सेक्रेटरी के साथ ऑफिस में आता है तब वो अपने कैबिन में जाता है और उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी से अगर कहता है, चलो हमें पार्टी में चलना है। तब उसकी सेक्रेटरी कहती है, पार्टी अभी खत्म भी नहीं हुई थी तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए। रिंगो अपनी सेक्रेटरी को बताने लगता है, तभी वो वीडियो फुटेज खराब चलने लगती है। तब कैल्विन अपनी टीम से पूछता है, क्या वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तब मैक्स कहता है, हाँ, लेकिन आज रात में हम इसे फिक्स कर देंगे। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि रिंगो और उसकी सेक्रेटरी के बीच में क्या बातें चल रही थी। तब फ्रैंकी उनकी की हुई बातों को पढ़ने लगता है जो उन्होंने नोट की थी, तो उसमें भी रिंगो और उसकी सेक्रेटरी के बीच जो बातें हुई थी वो उसमें नहीं लिखी थी। तब फ्रैंकी मैक्स से पूछता है, उनकी की हुई बातों का रिकॉर्ड क्यों नहीं है।
तब पीछे खड़ी जेनी कहती वो दोनों यूजलेस बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी की हुई बातों को मैंने डिलीट किया था। तब फ्रैंकी उस सभी को चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ, जो लोग भी उस ऑफिस में मिलेंगे उनके बीच जो भी बातें होगी तुम्हें उसका रिकॉर्ड रखना है। कल इन लोगों ने ENT के स्टॉक में बहुत ज्यादा पंप किया और स्टॉक को कई गुना बढ़ा दिया। मैं इन तीनों के बॉस तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें एक एक मिनट पर नजर रखनी है। अब आगे वो लोग बहुत बारीकी से ऑफिस में होने वाली बातों पर नजर रखने लगते। तभी ऑफिस के केबिन के अंदर एक दिन रेमंड और केनी नाम के दोनों शेयर होल्डर आते हैं, जो कि रिंगो की तरह ही ENT कंपनी के शेयर होल्डर थे। उन्हें ऑफिस के केबिन के अंदर देखकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। रेमंड केबिन के अंदर आकर केबिन के म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके आवाज तेज कर देता है, इसलिए रेमंड और केनी के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो किसी को सुनाई नहीं आ रही थी। फ्रैंकी जॉनी के पास जाता है, तब जॉनी कहता है नॉइज बहुत ही तेज है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तभी जिन को रेमंड के हाथ में लाइटर नजर आता है और ये वही लाइटर था जिसके अंदर उन्होंने बग फिट किया था, और जिन माइक्रोफोन नंबर 9 की वॉइस को तेज करता है जो उन्होंने लाइटर में फिट किया था। तो जिन जॉनी और मैक्स को हेडफोन में उन दोनों की वॉइस साफ साफ सुनाई आने लगती है। तब कैनी रेमंड से बोल रहा था हमें रिंगो के बारे में बात करनी चाहिए, उसके पास ENT कंपनी के हमसे ज्यादा शेयर है, अगर वो सारे स्टॉक बेचकर निकल गया तो हमारे शेयर भी नीचे आ जाएंगे, उनकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तब रेमंड कहता है तो क्यों ना हम उसके सारे स्टॉक खरीद के प्राइस को अपने तरीके से चलाए। मैंने बॉस से इस बारे में बात की है और उन्होंने मुझे कहा है वो नहीं चाहते कि स्टॉक का प्राइस नीचे आए। जब तक रिंगो नहीं मरेगा तब तक हमारे पास उसका हिस्सा नहीं आएगा। जॉनी, जिन और मैक्स को लाइटर के जरिए सारी आवाज साफ साफ सुनाई आ रही थी, पर फ्रैंकी और उसकी टीम को नहीं आ रही थी, इसलिए फ्रैंकी गुस्से में वहां रखे कप को फेंक देता है। रिंगो, केनी और रेमंड ये तीनों ENT कंपनी के मेजर शेयर होल्डर थे। अब केनी और रेमंड डिसाइड करते कि वो रिंगो को रास्ते से हटा देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन और मैक्स काफी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगा रखा था। तब जॉनी उन दोनों से कहता है हमें फ्रैंकी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इस बात को लेकर जॉनी और मैक्स में बहस होने लगती है। तब जिन उन्हें रोकता है और जिन जॉनी को कहता है जॉनी क्यों ना हम अपने झूठ को झूठ रहने दे, वैसे ही हमारे हाथ गंदे हो चुके हैं, हम इन्हें क्लीन नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर जॉनी वहां से जाने लगता है और जिन कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी फैमिली तबाह हो जाएगी। जॉनी भी इस बारे में काफी सोचता है कि उसे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए या नहीं। आगे रिंगो अपनी यार्ड में बेहोश पड़ा हुआ था और एक आदमी ने उसके हाथ पांव बांध रखे थे। एक्चुअल में यह आदमी रेमंड और केनी के द्वारा भेजा गया था रिंगो को मारने के लिए। वो आदमी यार्ड में दवाइयां और सामान फैलाने लगता है ताकि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। उसका प्लान होता है कि पूरी यार्ड को जला देगा और ये सब एक एक्सीडेंट लगेगा। तभी वहां पर जॉनी, मैक्स और जिन आकर उस आदमी पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देते हैं। आगे वो लोग रिंगो को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। जॉनी भी पानी लेने के लिए बाथरूम में जाता है और वो अपना मास्क उतारता है। तभी जॉनी देखता है कि बाथरूम में रिंगो की सेक्रेटरी मौजूद थी। जॉनी उस सेक्रेटरी को शॉक देकर बेहोश करता है और वो अपने दोस्तों को बताता है इसने मेरा चेहरा देख लिया। आगे वो लोग रिंगो और उसकी सेक्रेटरी को मैक्स के घर पर ले जाकर वहीं पर बांधकर छोड़ देते हैं। अब सुबह होती है और मैक्स, जॉनी और जिन तीनों ब्रोकरेज फर्म में होते हैं। मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही जॉनी उठकर चला जाता है और मार्केट स्टार्ट होता है। तो ENT कंपनी में ट्रेडिंग वापस स्टार्ट कर दी गई थी और जो शेयर उन्होंने 27 सेंट के प्राइस में खरीदा था वो प्राइस अब 500 सेंट तक पहुंच गया था। और मैक्स और जिन देखते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। ये देखकर ब्रोकरेज हाउस में मौजूद सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। जॉनी भी ब्रोकरेज हाउस से जा रहा था, तभी जिन नीचे जाकर उसे रोक लेता है। जॉनी ऊपर आकर देखता है तो ऊपर पूरा माहौल चेंज हो चुका था। अब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि ENT कंपनी का स्टॉक प्राइस अब $2 से ऊपर पहुंच गया था और प्राइस $2.75 पर जाकर रुका। एक ही दिन में इस स्टॉक ने 300% का जंप लिया था। जिन और मैक्स भी स्टॉक को सेल करके मार्केट से अपना सारा पैसा निकाल लेते और आगे वो तीनों मैक्स के घर पर जाकर रिंगो और उसकी सेक्रेटरी को उठाते और वो उन दोनों को बांधकर एक सुनसान जगह पर छोड़ देते। रिंगो अपनी आंखों की पट्टी को खोलता है तो वो अपने पास अपनी सेक्रेटरी को देखता है और रिंगो अपनी सेक्रेटरी से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, और वो अपनी सेक्रेटरी को मारकर वहां से भाग जाता है। एक्चुअल में रिंगो को उसकी सेक्रेटरी ने बेहोश किया था। आगे रिंगो की सेक्रेटरी को विल्मा नाम के आदमी के पास ले जाया जाता है और विल्मा सेक्रेटरी से पूछता है क्या रिंगो भाग गया। तब सेक्रेटरी कहती है हाँ वो भाग गया। तब विल्मा कहता है ठीक है तुम मेरे लॉयर से जाकर मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा तुम्हें आगे क्या करना है। आगे विल्मा की कार में केनी और रेमंड बैठे हुए थे क्योंकि विल्मा उन दोनों का बॉस था। तब पास ही में बैठा विल्मा का आदमी कार का दरवाजा ओपन करके केनी को कार के बाहर फेंक देता है
कार रुकती है और रेमंड भी कार से नीचे उतर जाता है। रेमंड विल्मा से कहता है यदि तुम लोगों से गलती हुई है तो सबसे पहले गलती को मानो और फिर उस गलती को सुधारो। अगर कल ENT कंपनी के स्टॉक के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्डिंग से नीचे फेंकूंगा। विल्मा ने रेमंड और केनी को रिंगो लॉ को मारने के लिए कहा था, पर रिंगो लॉ जान बचाकर वहां से भाग चुका था। आगे वो लोग ऑफिस पर नजर रख रहे थे, तभी वहां पर फ्रैंकी आकर कैल्विन से कहता है, कैल्विन अपने साथियों से कहो कि वो लोग अब घर जा सकते हैं। हमने तय किया है कि अब इस मिशन को हम यहीं पर बंद कर देंगे। तब कैल्विन जॉनी से कहता है, जॉनी जाकर सामान पैक करो। आगे फ्रैंकी कैल्विन को अकेले में बात करने के लिए बाहर ले जाता है। तब जिन अपने सॉफ्टवेयर में कैल्विन का नंबर डालता है और बाहर कैल्विन उनसे जो बातें कर रहा था उसे वो सुनाई आने लगती है। कैल्विन को फ्रैंकी बाहर रॉबर्ट नाम के आदमी से मिलाता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था और रॉबर्ट कहता है हाल ही के दिनों में मार्केट मेकर ने तकरीबन 5 स्टॉक को मैनिपुलेट किया है। और फ्रैंकी कहता है और सबसे ज्यादा ENT कंपनी के स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया है। गवर्नमेंट की 18 यूनिट इस काम पर लगी है और उनके द्वारा हमें पता चला है कि तुम्हारी यूनिट के कुछ लोग भी ENT कंपनी में ट्रेडिंग करने वाले लोगों में शामिल है। इसलिए जो भी डाटा अब तक तुमने रिकॉर्ड किया है, जो भी फाइल से, वो सब हमें सौंपना होगा। हम इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। यह सुनकर जॉनी, जिन और मैक्स भी चिंता में पड़ जाते क्योंकि वो भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में फंस सकते थे। आगे कैल्विन की टीम को अपना रिकॉर्ड किया हुआ सारा डेटा क्राइम ब्यूरो के ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है। जॉनी, जिन और मैक्स भी कंप्यूटर के CPU को वहां जमा करवा देते हैं। आगे वो तीनों वैन में बैठे हुए थे, तभी जिन कहता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब मैक्स कहता है चिंता मत करो, उनको हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। जॉनी मैक्स से कहता है तुम लोगों ने वीडियो फुटेज में गड़बड़ की थी, कंप्यूटर के डेटा को देखकर उन्हें ये बात पता चल जाएगी। और तो और तुमने अपने अकाउंट से स्टॉक भी बाय किए थे, क्या तुम ये बात भूल गए? हमें कमर्शियल क्राइम ब्यूरो के अंदर जाकर उस कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करना होगा। आगे जिन कमर्शियल क्राइम ब्यूरो की बिल्डिंग की CCTV ऑफिस में था और वहां वो CCTV पर नजर रखने वाले आदमी से बात कर रहा था। मौका मिलते ही जिन CCTV कैमरा की केबल के अंदर कुछ लगा देता है और वो वैन में जाकर बिल्डिंग के CCTV कैमरास को कंट्रोल करने लगता है। तब जॉनी बिल्डिंग के अंदर जाकर वहां रखे CPU को खोलकर उसके अंदर कुछ करने लगता है। तभी बिल्डिंग में फ्रैंकी भी अपनी टीम के साथ आ जाता है और जिन जॉनी को बता देता है वो लोग आ गए हैं, तुम्हें निकलना होगा। फ्रैंकी की टीम अंदर आ जाती है, तब तक जॉनी बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उस कंप्यूटर के CPU से धुआं निकलने लगता है और उसका सारा डेटा नष्ट हो जाता है। फ्रैंकी और उसकी टीम भी धुआं निकलते हुए देखती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मैक्स भी ब्रोकरेज हाउस से अपना पैसा निकालने के लिए जाता है जो उन्होंने स्टॉक बेच के कमाया था। मैक्स वहां के मैनेजर को कहता है मुझे सारा पेमेंट कैश में चाहिए क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरे बॉसेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि अचानक मेरे पास इतना पैसा आ जाए। आगे फ्रैंकी, जिन और जॉनी तीनों पार्किंग में कार में मिलते और जहां पर जिन बैग में रखा हुआ कैश देखकर बहुत खुश होता है। आगे वो लोग वहां से जाने लगते, तभी क्राइम ब्यूरो की बिल्डिंग के नीचे रिंगो लॉ की सेक्रेटरी मौजूद थी और वो जॉनी को देखकर उसे पहचान जाती है। आगे जॉनी उन सारे पैसों को मैंडी के घर के एक म्यूजिक सिस्टम में छिपा देता है और वो जिन और मैक्स को कहता है हम इस कैश का यूज थोड़े दिनों बाद करेंगे। आगे मैक्स जॉनी और जिन को कहता है जो बग हमने ENT कंपनी में लगाए थे उसके द्वारा हमें रिंगो लॉ, केनी और रेमंड के बॉस का पता चल चुका है और इन तीनों के बॉस का नाम विली मा है। ये WYC का चेयरमैन है। हमारे डिपार्टमेंट के पास इसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं। जॉनी कहता है क्योंकि ये सारे गवाह को या तो मरवा देता है या तो गायब कर देता है। इसके 2 अकाउंटेंट तो बिल्डिंग से जंप कर चुके हैं। हम ये पता लगाएंगे कि बिल्डिंग से बाहर कब निकलता है, तब हम इसके फ्लैट में जाकर कैमरा और माइक लगाएंगे। ये सारी बातें सुनकर जिन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, इतने खतरनाक आदमी से भिड़ना चाहते हो? जॉनी कहता है जब हम सब कुछ गलत कर रहे थे तब हम नहीं डरे, जब हम सब कुछ सही कर रहे तब क्यों डरे? तभी वहां पर मैंडी आ जाती है और मैंडी को देखकर जिन और मैक्स दोनों शॉक रह जाते हैं। तब मैंडी उन दोनों से कहती है मैं कैल्विन से डिवोर्स लेने वाली हूँ। आगे वो दोनों घर से जाने लगते और जॉनी भी बालकनी में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। तभी जॉनी देखता है कि मैक्स और जिन की गाड़ी का 2 गाड़ी पीछा करने लगी थी। जॉनी मैक्स को कॉल करके कहता है तुम्हारा एक गाड़ी पीछा कर रही है। मैक्स सुन पाता उससे पहले कॉल कट हो जाता है। तब जॉनी मैंडी से कहता है मुझे तुम्हारा मोबाइल दो, मेरा फोन टेप किया जा रहा है। आगे जॉनी भी मैंडी को लेकर घर से निकलने लगता है क्योंकि उसे शक था कोई ना कोई उसका भी पीछा कर रहा होगा। आगे जिन भी अपनी फैमिली को लेकर घूमने निकल गया था और जॉनी, जिन और मैक्स दोनों को कॉल करने का ट्राई कर रहा था। जिन को कॉल लग जाता है और जॉनी उसे कहता है तुम डेंजर में हो। तभी जिन पलट के देखता है कि उसकी कार के पीछे एक ट्रक आ रही थी और वो ट्रक जिन की कार में एक जोरदार टक्कर मारती है। दूसरी तरफ मैक्स भी अपनी कार रोककर जॉनी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसकी कार पर भी हमला हो जाता है। आगे जॉनी मैंडी को लेकर भाग रहा था, तभी पार्किंग में उसे कैल्विन मिल जाता है और कैल्विन जॉनी से कहता है तो वो तुम ही थे जिसका मेरी वाइफ से अफेयर चल रहा था।
तब मैंडी कहती है इसमें जॉनी की कोई गलती नहीं, मैं तुम्हें बताने वाली थी। तभी कैल्विन अपनी गन निकालकर पीछे की तरफ फायर करने लगता है। जॉनी भी अपनी गन निकालता है तो वो देखता है कैल्विन किसी और को शूट कर रहा था और वो आदमी मैंडी पर गोली चला देता है। कैल्विन भी उस आदमी पर फायर करता है तो वो आदमी कैल्विन पर भी फायर कर देता है। जॉनी को समझ पाता उससे पहले वो आदमी वहां से भाग जाता है। जॉनी देखता है कि कैल्विन गोली लगने के कारण मारा गया था और मैंडी घायल हो गई थी। तब जॉनी मैंडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी वहां पर जॉनी को फ्रैंकी मिलता है और फ्रैंकी कहता है ENT के स्टॉक में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें पता है जिन की कार का कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तभी जॉनी देखता है कि जिन की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसे वहां से ले जाया जा रहा था। तभी जॉनी अंदर जाकर देखता है तो जिन का बेटा भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और एक्सीडेंट में जिन का भी एक हाथ और पांव कट चुका था। एक्सीडेंट में जिन की 2 बेटियां भी मर चुकी थी, उन्हें भी ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर जॉनी बहुत दुखी होता है और फ्रैंकी कहता है बताओ ऑपरेशन के दौरान तुम लोगों ने क्या किया। तब जॉनी कहता है कैल्विन इन सबका मास्टरमाइंड था, उन लोगों ने हमें गलत टारगेट किया। जॉनी ने सारा इल्जाम कैल्विन पर लगा दिया था जो अब मर चुका था। आगे जॉनी हॉस्पिटल में मैंडी को देख रहा होता है जो एडमिट थी और जॉनी हॉस्पिटल से निकल जाता है। मैक्स ने जॉनी को बताया था कि ENT के सारे सीक्रेट उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 902 में है, इसलिए जॉनी बिल्डिंग के उस अपार्टमेंट में जाता है। पर वहां पर विल्मा के आदमी पहले से मौजूद थे जो जॉनी को घेर लेते और जॉनी देखता है कि उन लोगों ने वहां पर मैक्स को भी मार दिया था। आगे वो लोग जॉनी को एक सुनसान एरिया में ले जाकर गड्ढा खोदकर जॉनी पर गोली चला देते हैं और जॉनी वही मारा जाता है। ये सब ऊपर खड़ा हुआ विल्मा भी देख रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिन का बेटा भी मारा जाता है और ये सब देखकर जिन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब मूवी में आगे हमें 1 साल बाद का समय बताया जाता है जब विल्मा अपने अपार्टमेंट में स्पीच की तैयारी कर रहा था और बाहर विल्मा का इंतजार रेमंड और कैनी कर रहे थे। आगे विल्मा उनसे मिलकर कहता है मेरे पास अमेरिका से $60 मिलियन आने वाले हैं, तुम ENT, LKC और कैसीनो स्टॉक में वो पैसा लगाओ और इन सभी स्टॉक के प्राइस नीचे लेकर जाओ। तब रेमंड कहता है हमारे LKC शेयर होल्डर के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उस शेयर होल्डर ने अपने अकाउंट को वापस से टेली करने के लिए न्यू अकाउंटेंट ढूंढा है और अगर वो अकाउंटेंट वापस से टेली करेगा तो वो स्टॉक में की जाने वाली सारी गड़बड़ियों को पकड़कर सबके सामने उजागर कर देगा। विल्मा कहता है ठीक है तुम लोग उसे देखो, उसे डराओ, उसे बार बार समझाओ और फिर भी वो नहीं मानता है तो उसे खत्म कर दो। आगे विल्मा एक चैरिटी इवेंट में जाता है जहाँ पर कई नामी गिरामी लोग मौजूद थे और विल्मा ही उस चैरिटी फंड को चलाता था, इसलिए वो स्टेज पर जाकर स्पीच देता है। तभी अचानक से पीछे स्क्रीन पर एक दूसरा वीडियो चलने लगता है। यह वीडियो उसी समय का था जब विल्मा रेमंड और कैनी को ENT और LKC के स्टॉक को नीचे ले जाने के लिए बोल रहा था और LKC के न्यू अकाउंटेंट को मारने के लिए बोल रहा था। वीडियो को देखकर कैनी और रेमंड वहां से भागने लगते, तभी वहां पर मौजूद पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते। तभी वहां पर फ्रैंकी भी पुलिस टीम लेकर पहुंच जाता है। विल्मा के पीछे से आकर एक आदमी उसे पकड़ता है और विल्मा उसे कहता है तुम अभी भी जिंदा हो और वो आदमी विल्मा को पकड़ लेता है। एक्चुअल में वो आदमी जॉनी था जो अभी भी जिंदा था। तब विल्मा अपने आदमी वेबर को बुलाता है और वेबर उसकी आवाज सुनकर वहां से चला जाता है। तब जॉनी कहता है वो अब तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, मैं उसे काफी पैसा दे चुका हूँ। आगे हमें 1 साल पहले का समय बताया जाता है जब जॉनी अपार्टमेंट नंबर 902 में गया था और वहां पर उसे विल्मा के आदमियों ने घेर लिया था और वहीं पर मैक्स की बॉडी भी पड़ी थी। तब जॉनी विल्मा के आदमी से कहता है मैं तुम लोगों को $1.5 मिलियन दूंगा, तुम पूरी जिंदगी लोगों को मारोगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। आगे वो लोग जॉनी को ले जाकर एक सुनसान जगह पर जाकर गड्ढा खोदते और वो लोग गोली जॉनी को ना मारकर उसके करीब मारते और जॉनी भी गिरने का नाटक करता है और विल्मा को लगता है कि जॉनी को मार दिया गया। आगे फ्रैंकी भी अपनी टीम के साथ आकर विल्मा से कहता है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कई सारे सबूत है, मनी लॉन्ड्रिंग के और मर्डर के, और इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तब विल्मा चिल्लाकर कहता है मैं मेरी कार में जाऊंगा। आगे विल्मा पुलिस के साथ बाहर जाकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और विल्मा की गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी। तभी रास्ते में विल्मा की गाड़ी एक अलग पुल पर जाने लगती है और पुलिस की सारी गाड़ियां पुल से नीचे वाले रास्ते पर जा रही थी। पुलिस की टीम भी कुछ नहीं करती, वो विल्मा की गाड़ी को ऊपर जाने देती है। आगे जाकर विल्मा विंडो ओपन करता है, तभी वो ड्राइविंग मिरर पर लगे जिन की फैमिली की फोटो को देखता है जो सभी लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक्चुअल में वो गाड़ी जिन ही चला रहा था और जिन गाड़ी को ले जाकर पुल से नीचे पानी में कूदा देता है। जिन भी अब जॉनी को छोड़कर चला गया था, इसलिए जॉनी दुखी होकर रोने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।